सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में दो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पहला है मलेशिया राजनीतिक संकट। देखेंगे मलेशिया में किस प्रकार राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है और इसको लेकर किस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। देखेंगे आखिर ये कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या होता है, क्यों चर्चा का कारण बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके हम विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मलेशिया राजनीतिक संकट। मलेशिया की लोकेशन थोड़ा समझ लीजिए, चीज़ों को विजुलाइज करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इंडिया के दक्षिण में देखिए एक तीर दिखाई दे रहा है जो कि पूरब की ओर डायरेक्शन में इशारा कर रहा है, और यहाँ पर देखिए मलेशिया एक रेड पॉइंट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटा सा क्षेत्र है जो भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, यही क्या है मलेशिया। इस मलेशिया को थोड़ा सा और मैं पास करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जब आप मलेशिया के पास आकर देखेंगे तो मलेशिया आपको कुछ इस रूप में दिखाई देगा। ये देखिए जो मलेशिया है ये दो भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, एक पूरब में एक पश्चिम में। ये देखिए ये जो भाग है इसको पश्चिमी मलेशिया के नाम से जानते हैं, इसको पूर्वी मलेशिया के नाम से जानते हैं। अदरवाइज दोनों क्या है मलेशिया के क्या है ये भाग हैं। यह जो आपके यहाँ पर ये जो राजधानी है इनकी कुआलालंपुर, ये आपको पश्चिम में दिखाई देगी। ये रहा इसकी लोकेशन कुआलालंपुर की। तो कुल मिलाकर ये जो मलेशिया है कुछ इस रूप में आपको दिखाई देगा। इसको मैं इधर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये भी आपको एक मलेशिया ही दिखाई दे रहा है। और यह जो क्षेत्र है जो कि ये भी मलेशिया का भाग है, ये भी मलेशिया का भाग है और ये भी मलेशिया का भाग है। यह जो क्षेत्र है देखिए इसका नाम है सारावाक, यह है साबा, और यह जो है कि आपका पश्चिमी मलेशिया। तो ये जो मलेशिया का ये जो क्षेत्र है इसी में क्या है राजनीतिक संकट बना हुआ है। इसी राजनीतिक संकट को हमें समझना है। देखिए अब एक एक करके पॉइंट मैं बताता हूं। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक उष्णकटिबंधीय देश है। देखिए उष्णकटिबंध का मतलब वह क्षेत्र होते हैं जो इक्वेटर से लेकर कर्क रेखा और मकर की रेखा के बीच में आते हैं, अर्थात इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको उष्णकटिबंधीय देशों के अंतर्गत हम रखते हैं, अर्थात वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो ये देखिए ये क्षेत्र है आपको इक्वेटर के पास में दिखाई दे रहा होगा, और यह जो क्षेत्र है दक्षिणी चीन सागर द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मलेशिया के ऊपर आपको साउथ चाइना सी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये मलेशिया जहाँ पर लिखा है जो वाटर बॉडी है ये किसका है आपका साउथ चाइना सी का। तो कुल मिलाकर दक्षिणी चीन सागर द्वारा दो भागों में विभाजित है। यहाँ पर जो लोग पाए मिलते हैं वह मलय जनजाति से या मलय समुदाय से होते हैं, चीन समुदाय के लोग होते हैं, भारतीय समुदाय के लोग मिल जाएंगे, अरबी समुदाय के लोग मिल जाएंगे, अर्थात इनकी जो जातीय विविधता है वो भी काफ़ी अच्छी खासी मिलती है। क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस देश को हम देखें तो इसका जो स्थान आता है वो 66 आता है। वहीं जनसंख्या अर्थात पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो स्थान आता है 43 आता है, अर्थात 43वां रैंक इसकी आती है। इसका जो क्षेत्रफल है वह मुख्य भूमि जो मैंने दिखाया जो कि पश्चिमी मलेशिया जो मुख्य भूमि है वो कौन सा है जो पश्चिमी मलेशिया का भाग है, अर्थात मलेशिया मैंने दिखाया पूरा पश्चिम। तो जो पश्चिमी मलेशिया है उसी को हम मुख्य भूमि वाला भाग बोलते हैं क्योंकि यहीं पर क्या है इनकी राजधानी है। यह जो पश्चिमी मलेशिया है देश के कुल क्षेत्रफल का केवल यहाँ पर 40% है, जबकि साबा और सारावाक जो देखिए अब देख लीजिए आप, ये देखिए सारावाक फिर से मैं दिखा, ये देखिए सारावाक और ये जो साबा क्षेत्र है यहाँ पर यहाँ पर जो क्षेत्र है ये तो पूरे देश का 60% है, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या है वह क्या है कम है। तो कुल मिलाकर जो पश्चिमी भाग है यह क्या है छोटा होने के बावजूद जनघनत्व क्या है ज़्यादा है। वहीं जो पूर्वी भाग है वो बड़ा होने के बावजूद क्या है उसका जो जनघनत्व है वो कम है। आप फिर से यह वाला मैप देख लीजिए। तो कुल मिलाकर मलेशिया आपको पता चला एक द्वीप के रूप में फैला हुआ विस्तृत एक देश है जो साउथ चाइना सी के से लगा हुआ है और इंडिया से भी ज़्यादा दूर नहीं है। मलेशिया की जो शासन व्यवस्था है वो हमारी तरह है लगभग, मैंने शब्द यूज किया लगभग। कैसे हमारे
क्षेत्र है, हमारे भी यहाँ केंद्र है और राज्य सरकारें हैं, तो यहाँ पर भी 13 राज्यों का एक संघीय शासन व्यवस्था है, अर्थात वहाँ पर राज्य सरकारें भी हैं और केंद्र सरकार भी। राज्य सरकार जो है और केंद्र सरकार दोनों मिलकर शासन चलाते हैं, जैसे इंडिया में चलाते हैं। यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार है उसके दो जो है कि संसदीय व्यवस्था है, अर्थात यहाँ जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, इनके यहाँ भी जो है कि अपर हाउस और लोअर हाउस है। जैसे हमारे यहाँ राज्य का जो सर्वोच्च होता है या देश का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको हम राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, यहाँ का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है वो किंग होता है, राजा होता है, बस इतना अंतर है। बाकी सभी चीज़ें जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद प्रमुख होता है वही कार्यकारी प्रमुख होता है, यहाँ पर भी यही प्रधानमंत्री का पद जो है कि सबसे प्रमुख है, कार्यकारी पद। लेकिन जो एक ऑफिशियली जो जिस देश कोई जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वह यहाँ पे क्या होता है, राजा होता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो राजा होता है, जिसे यांग दी पार्टुंग एगोंग के नाम से जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का पद है, तो ऐसे ही इनके यहाँ जो राजा का पद है इसको बोला जाता है यांग दी पार्टुंग अगांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9 राजशाही परिवार हैं और जो ये राजा होते हैं इन्हीं 9 राजशाही परिवारों से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 9 लोग हैं और हम 9 लोगों में के परिवार से ही कोई व्यक्ति 5-5 साल के लिए क्या होगा, अल्टरनेट करके राजा बनेगा, यही व्यवस्था यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बताया कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो क्या है, मोनार्की टाइप की है, अर्थात यहाँ पर जो यहाँ का जो राजा होता है वो प्रमुख होता है और वह क्या होता है, इसी परिवार में से चुना जाता है। जैसे कि यहाँ वर्तमान समय में जो यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद। इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए, यह इस समय क्या है, इनके यहाँ के मलेशिया के राजा हैं। तो कुल मिला के हमें यह पता चल गया कि राजा जो पोस्ट है वह प्रतीकात्मक है, मुख्य पद तो होगा क्या होगा, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था कुछ समय, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जैसे हमारे यहाँ कई दल हैं, राजनीतिक दल हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। और बहुदलीय जब राजनीतिक व्यवस्था होगी तो क्या होगा, उस जो है कि उनमें कंपटीशन होगा, चुनाव कराए जाएंगे। जिस दल को या जिस गठबंधन को पावर मिलेगा, जिसको मतदान ज़्यादा मिलेगा, अर्थात जिसकी वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और जब जीत जाएगा तो उसी को क्या किया, उसी पार्टी के नेतृत्वकर्ता को या उसके प्रमुख को क्या कर दिया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ था, मई 2018 में जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री पद का जो कि चुनाव होता है, ऐसे यहाँ पर मई 2018 में चुनाव हुए जिसमें पकतन हॉर्पन नामक पार्टी को बहुमत मिला। ये पकतन हॉर्पन जो है कि एक पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ कई पार्टियां हैं ऐसे यहाँ पे एक पार्टी है, और इसी पार्टी के नेता महाथिर मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये देख लीजिए महाथिर मोहम्मद ये हैं और ये जो है कि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस समय इनकी एज अगर हम देखें तो लगभग 95 ईयर आपको दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर हमको यह पता चल गया कि इनकी जो यह व्यक्ति हैं ये किसके प्रमुख थे, ये पकतन हॉर्पन नामक पार्टी के ये प्रमुख थे। तो महाथिर मोहम्मद जो है कि सत्ता में जब आए तो इन्होंने जो डिफीट किया था जिस प्रधानमंत्री को, उनका नाम था नाजिब रज्जाक। और नाजिब रज्जाक वारिसन नेशनल नामक पार्टी से बिलोंग करते थे और वारिसन नेशनल पार्टी यहाँ पर लंबे समय से शासन करती चली आ रही। जैसे हम कहते हैं इंडिया में कांग्रेस ने लंबे समय से शासन किया है, ऐसे ही वारिसन नेशनल नामक जो पार्टी है इसने लंबे समय तक शासन किया। अब जो नाजिब रज्जाक थे इनकी जो छवि बन गई थी वह एक करप्ट नेता की बन गई थी और इनके परिवार के भी कुछ लोगों के ऊपर करप्शन के एलिगेशन के चार्जेस लगे थे। महाथिर मोहम्मद ने इसी चीज को कैश करते हुए अपने जो है कि वर्ष 2018 मई में जो चुनाव हुए थे जीत गए। और जीत कैसे गए कि उन्होंने गठबंधन की सरकार के माध्यम से कई दलों को मिलकर चुनाव लड़ा था। जैसे हमारे यहाँ एनडीए यूपी है, ऐसे गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा और जीत गए। लेकिन चूंकि सरकार गठबंधन की थी तो 2 साल से कम समय में ही 2 यहाँ की प्रमुख पार्टियों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। जब समर्थन वापस ले लिया तो महाथिर मोहम्मद को अपने पद से 24 फरवरी 2020 को इस्तीफा देना पड़े। ध्यान दीजिए, जो इस्तीफा देना पड़ा इससे पहले इनका जो पूरा अप्रोच था एंटी इंडिया था और साथ ही साथ एक जो है कि कश्मीर इशू से लेकर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और सभी चीज़ों को लेकर यह पाकिस्तान के
काफ़ी पक्षधर थे और हर चीज़ में भारत को क्या करते थे, गलत सिद्ध करने का कुतर्क करते थे। और इसी के कारण जो है कि मलेशिया से जो पाम ऑयल का आयात होता था वो भी हमें प्रतिबंधित करना पड़ा। खैर, अब देखिए क्या हुआ कि महातीर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उससे गठबंधन का जो समर्थन था वो वापस ले लिया। इस्तीफे के बाद जो मुहिउद्दीन यासीन ने कई पार्टियों के नेताओं से संपर्क कर अपनी सरकार बनाया और खुद क्या हुए, पीएम बन गए। ये देखिए जो व्यक्ति हैं इन्हीं का नाम है मुहिउद्दीन यासीन। तो यह क्या हुए, इन्होंने कई नेताओं से संपर्क किया और खुद क्या हो गए, प्रधानमंत्री बने। अब देखिए कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसको यह प्रूव करना होता है कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार गिर गई, तो अब भी तो गठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास तो बहुमत है नहीं। अब नई चुनी हुई सरकार ने क्या है, अभी तक अपना बहुमत सिद्ध नहीं किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए कई प्रकार के नियम आरोपित किए और साथ ही साथ उन नियमों में यह भी जोड़ दिया कि कोई भी विपक्षी दल या नेता कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा। अर्थात देखिए पहले तो इनको क्या करना था, बहुमत सिद्ध करना था, वो भी नहीं किया। उसके बाद इनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर लोग ना उतर आए, इन्होंने कहा कि इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे। और हर जगह इन्होंने क्या किया, कोरोना वायरस को आगे किया। कोरोना वायरस का सहारा लेते हुए इन्होंने क्या किया, मार्च में, अर्थात देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने महातीर मोहम्मद के बाद क्या किया, इन्होंने अपने जो है कि प्रधानमंत्री पद का जो है कि खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो जब प्रधानमंत्री बने तो वह उस समय था 1 मार्च 2020 का। उसके बाद ये जो मार्च में संसद का जो सेशन होने वाला था, इन्होंने इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। इसी के साथ साथ नाजिब रज्जाक को अपने गठबंधन का क्या कर लिया, हिस्सा बना दिया। अर्थात ये वही व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पूरे देश ने जो पार्टी थी उसको जो है कि समर्थन दिया था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, सरकार बनाने के लिए फिर से उसी पार्टी से जा मिले। खैर, अब देखिए जैसा कि मैंने बताया नाजिब रज्जाक और उनके पुत्र के ऊपर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यह एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन विपक्षी दलों को किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना और अपनी जो है कि बहुमत सिद्ध ना करना, यह कुछ जो है कि समीक्षकों को खटक रहा। इसी के साथ साथ जब 18 मई अर्थात कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक दिवसीय सत्र बुलाया गया और सत्र में उम्मीद ये की जा रही थी कि यह क्या करेंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन जब ये सेशन हुआ तो यहाँ के राजा ने यहाँ भाषण दिया, जो अभी होता नहीं था, क्योंकि राजा जो होता है वह क्या है, सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख है, सर्वे सर्वा कौन है, प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर राजा ने क्या किया, भाषण दिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये सेशन चल रहा था तो इसमें किसी भी प्रश्न और उत्तर की और विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लाने की अनुमति नहीं दी गई। अर्थात इन सभी चीजों से रोका गया लोगों को, जिससे सरकार के खिलाफ क्या हो सकता है, कोई बात आ सकती है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जो भी यहाँ का संसद का सेशन था उसको जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब देखिए है क्या, कुछ समीक्षक ये कह रहे हैं कि मलेशिया फिर से उसी ढर्रे पे आगे बढ़ रहा है जो कि एक राजनीतिक अस्थिरता का होता है। और इस राजनीतिक अस्थिरता में चीन क्या करेगा, फायदा उठाएगा। चीन कैसे फायदा उठाएगा, जैसे मैंने बताया कि साउथ चाइना सी का एक देश है और काफी बड़ा ट्रेड इस सागरीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। इस समय चीन नेपाल से लेकर हर जगह सरकारों को गिराने और संभालने में लगा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में चीन का राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ेगा और यह भारत के खिलाफ इसका यूज हो सकता है। यह इसलिए यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ के महातीर मोहम्मद जो है कि हमेशा जब से सत्ता में आए हैं तब से वो क्या करते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में और भारत के अगेंस्ट में नीतियों को बना। तो समीक्षक ये कह रहे हैं कि भारत को भी यहाँ पर जो भी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं उन पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की और उन सभी कंसर्न को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कई तरीके से विवादित बयान वहाँ पर रह रहे भारतीयों के संदर्भ में भी आए हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मलेशिया में जो राजनीतिक
संकट उत्पन्न हो रहा है, जहां पर लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। लोकतंत्र क्या था कि आप क्या करेंगे, बहुमत सिद्ध करेंगे, चुनाव होगा, जीत के आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी तो मेजोरिटी प्रूव करेगी, साथ ही साथ संसदीय जब सेशन होगा तो प्रश्न पूछने उन सब चीजों की अनुमति होगी और विश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, विपक्षी दल आपके खिलाफ सड़क पे उतर। यह हो सकता है कि ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप आधार लेकर यह कहें, चूंकि इसके वजह से क्या होता है, भीड़ होता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कई तरीके से किए जा सकते हैं। सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों को रोकना कुछ लोग लोकतंत्र की कमजोरी बता रहे हैं। खैर, कुल मिलाकर यह था आपका मलेशिया का राजनीतिक संकट। अब आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, और जो दूसरा टॉपिक है वह है आपका कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। इसको भी थोड़ा समझिए, काफ़ी न्यूज़पेपर में बना हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से राज्यों का राजस्व क्या हुआ, रुक गया है। फलस्वरूप उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसी प्रकार की एक क्राइसिस इनके लिए यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में जो ऋण लिया था, अब उस ऋण को वापस कैसे करें, यह भी क्या है, एक चुनौती है। तो होता क्या है कि जब भी मान लीजिए, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेकर बताऊंगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि होता क्या है कि राज्य सरकारें भी अपने खर्च को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में उधार लेती हैं और जिन्हें निश्चित समय के बाद क्या होता है, लौटाना होता है। जैसे मैं मान लीजिए, अब पूरा एग्जाम्पल मेरे ऊपर रखिए और एक जो है कि पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। मैं मान लीजिए एक कंपनी चलाता हूं, मैंने एक कंपनी बनाया, कंपनी मैंने चलाना चालू किया, तो कंपनी के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। जब मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने लोगों से कहा कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, यह इक्विटी दे रहा हूं, यह बॉन्ड दे रहा हूं, या कोई मैं कह रहा हूं कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं लिखित रूप में आपको कह रहा हूं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद मैं आपको क्या करूंगा, आपके पैसे विथ इंटरेस्ट लौटा दूंगा। तो देखिए, मैंने क्या किया, अपना वचन दिया, कंपनी की क्या की, गारंटी दी कि ये कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है 5 साल बाद आपको क्या करेगी, 10 साल बाद जो भी हमारे आपके बीच में फिक्स हो लौटा देंगे। आपने मुझे पैसा दिया और मैंने क्या किया, आपसे ऋण लिया। जो ऋण लिया है इसको कभी ना कभी 5 साल, 10 साल या जो भी हम लोगों ने फिक्स किया, उसके बाद मुझे क्या है करना है, लौटाना है। तो मेरे पास 2 विकल्प हैं। मैं क्या करूं, आपसे जितना मैंने पैसा लिया है सब कहीं इन्वेस्ट कर दूं और जब समय पूरा हो तो मैं आपको पैसा क्या करूं, लौटा दूं। लेकिन देखिए, मैंने कंपनी खोली है तो मैं यह कोशिश करूंगा कि मैंने जिनसे पैसा लिया है, जब उनका मेच्योरिटी टाइम आए, परिपक्वता अवधि आए और जब वो मुझसे कहें कि भैया हमारा पैसा वापस करो, इतने ही दिन के लिए हमने पैसा दिया था, तो मैं किसी को ना लौटाऊं। तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये लिए, 10 लोग, 20 लोग या कितने भी लोग हैं, सभी लोगों से मिलकर मैंने 100 रुपये लिए और ये 100 रुपये मुझे 1 साल बाद लौटाने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इन 100 रुपये का कुछ भाग मैं कहूंगा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, प्रत्येक मंथ मैं 5-5 रुपये किसी अलग फंड में रखता चलूंगा, जिससे 1 साल बाद क्या हो जाए, मेरे पास 60 रुपये हो जाए, बचा हुआ 40 रुपये मैं कहीं से तुरंत लेकर क्या करूंगा, दे दूंगा, या तब तक मेरी कंपनी अच्छी ग्रोथ करने लगेगी, मैं कंपनी के प्रॉफिट से क्या करूंगा, दे दूंगा। अब देखिए, मैंने क्या करूंगा, एक फंड बनाऊंगा, हर महीने उसमें 5-5 रुपये डालता चलूंगा। तो जब 1 साल बाद जो मेच्योरिटी टाइम आएगा, जो आप कहेंगे कि भैया मेरा पैसा वापस दो, हमने 1 साल के लिए आपको 100 रुपये दिए थे, तो मैं क्या करूंगा, उस फंड में तब तक क्या हो चुका होगा, 55 से 60 रुपये हो चुका होगा और मैं कहूंगा ठीक है भैया, आप ये लीजिए 60 रुपये इसमें से मैं दे रहा हूं और 40 रुपये मैंने क्या किया, इसमें से मैं अलग से कंपनी से या कहीं और से करके दे रहा हूं। तो इससे क्या हुआ कि मुझे फिर से आपको 100 रुपये लौटाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ मैंने क्या किया था, जमा किया था। ठीक इसी तरह से राज्य सरकारें भी करती हैं। अब आइए मैं इन मिनट्स पर समझाता हूं। राज्य सरकारों को भी मैंने कहा कि वो भी क्या करती हैं, कर्ज लेती हैं। तो राज्य सरकारें भी जो पैसा लेंगी, उन्हें भी तो एक निश्चित समय पर क्या है, लौटाने है। तो उनको लौटाने में कोई दिक्कत ना हो या ज़्यादा
बोझ ना पड़े, इसी के लिए सहारा लिया जाता है राज्यों के द्वारा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, जिसको हम CSF के नाम से भी जानते हैं, इसमें दो शब्द हैं, एक क्या है कंसोलिडेटेड और दूसरा है सिंकिंग फंड। तो पहले सिंकिंग फंड को समझिए। सिंकिंग फंड से तात्पर्य उस फंड से है जिसमें कुछ पैसा बचाकर या समय समय पर कुछ पैसा निकाल कर ऋण या बॉन्ड का भुगतान करने के लिए रखा जाता है। राज्य सरकारों के संदर्भ में बताता हूं, मैं मान लीजिए मैं किसी राज्य का मुख्यमंत्री हूं और मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो मैंने लोगों से कहा कि भैया ये 1000, 10,000, 5,000, 100 रुपए, 200 रुपए के मैं बॉन्ड जारी कर रहा हूं, आप इसको ले लो। एक साल बाद क्या करना, ये बॉन्ड लेके आना, मैं आपको पैसे आपको वापस कर दूंगा और मैं आपको उस पर कुछ क्या करूंगा, ब्याज भी दूंगा। तो ये देखिए कि यह राज्य मैंने क्या किया, ऐसे बॉन्ड जारी कर दिए। तो ये जो बॉन्ड होते हैं, जब एक साल बाद लोग मेरे पास लेकर आएंगे, तो मैंने क्या प्लान कर लिया कि मैं क्या करूंगा कि मैंने 100 रुपए अगर बाहर दूसरे लोगों से लिए हैं, तो प्रत्येक माह मैं एक फंड बनाऊंगा और उसमें से अपने खर्चे से पैसा बचाकर या जो मेरे पास पैसा आया उसमें से कुछ हिस्सा अलग करके मैं उस फंड में रख दूंगा। तो यही फंड कहलाएगा सिंकिंग फंड। और इस फंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किस लिए मैं करूंगा, ऋण या जो मैंने कर्ज लिया है उसका भुगतान करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। क्योंकि यह राज्यों के द्वारा जब लिया जाता है तो उनके साथ सॉवरेनिटी, उनकी जो पहचान है अलग है, उसी कारण इसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का मतलब उस फंड से है जो राज्यों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या है कि वह जब जो उन्होंने ऋण लिया है उसको समय पर वह क्या कर पूरा कर सकें और उन्हें इस फंड को लौटाने या ऋण को लौटाने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और वो तभी होगा जब समय समय पर इस फंड में कुछ हो क्या करें, पैसा डालते रहें। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसी प्रकार के फंड को क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड करते हैं। राज्य सरकारें जब इस प्रकार का कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज लेती हैं, तो कर्ज की मात्रा और अपनी आवश्यकता अनुसार इस फंड में प्रत्येक साल कुछ पैसा जमा करती हैं ताकि ऋण की परिपक्वता अवधि पर पैसे की स्थिति का अभाव ना हो, साथ ही साथ कभी उनको डिफॉल्ट ना हो जाना पड़े या फिर उनकी जो क्रेडिट या वित्तीय स्थिति है वो प्रभावित ना हो। मान लीजिए आप राज्यों के पास, राज्यों ने आपको कहा कि बॉन्ड ले लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने आपको कहा 1 साल के लिए बॉन्ड ले लीजिए, फिर 1 साल बाद आया मैंने कहा इसको 5 साल और बढ़ा लीजिए, तो आप दोबारा मुझे फंड देंगे क्या? नहीं देंगे, कहेंगे ये तो करप्ट जो है कि मुख्यमंत्री है। तो इस तरह से राज्य की जो आइडेंटिटी है, जो एक क्रेडिट है वो खराब ना हो, इसके लिए किया जाता है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया जाता है। यही बात कंपनियों और जो है कि सरकारी हो या प्राइवेट उन पर भी लागू होती है। तो कंपनियां भी इसी प्रकार का फंड बनाती हैं, उस फंड में समय समय पर कुछ पैसे जमा करती रहती हैं, जो भी उनकी आवश्यकता हो, अर्थात जो उन्होंने पैसा लिया उसका भाग। राज्य सरकारों का ये जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, इसका जो मेंटेन किया जाता है ये RBI के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1999-2000 से इस प्रकार के फंड का सबसे पहले निर्माण किया गया और वहीं से यह फिर क्या हुआ, आगे बढ़ा। प्रारंभ में तो बहुत कम, अर्थात 11 राज्यों ने इसका निर्माण किया था, लेकिन 12वें वित्त आयोग ने 2005 और 10 की जो अवधि थी, इसमें इसने कहा कि इस फंड के निर्माण की अनुशंसा की और उसके बाद राज्यों ने क्या किया, अधिक राज्यों ने इस फंड को बनाया और वर्तमान समय में लगभग 22 से 23 राज्यों में इस प्रकार के फंड का निर्माण किया गया है। और इस फंड में राज्य सरकारों ने अपने ऋण का 1 से लेकर 3% तक पैसा जमा किया है, अर्थात 100 रुपये ले रहे हैं तो 1 रुपये से लेकर 3 रुपये उसमें जमा कर रहे हैं, क्योंकि जो 100 रुपये ले रहे हैं इनको कई साल बाद देना है, तो धीरे धीरे इनके पास क्या हो, पैसा इकट्ठा होता रहे, तो ये क्या करते हैं, इस फंड में जमा करते रहते हैं। और इस फंड का प्रयोग जैसा कि मैंने बताया सिर्फ ऋण भुगतान के लिए किया जा सकता है, बाकी ऐसा नहीं कि सरकार के पास पैसे, मान लीजिए कोई उद्योग लगाना तो उद्योग लगा दे या कोई और कार्य कर दे। हाँ, आपदा वगैरह की कंडीशन में, जैसे कोरोना
कोरोना वायरस है, ऐसी कंडीशन में इसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन सामान्य गतिविधियों के लिए इस फंड का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका प्रयोग जो होता है वो सिर्फ ऋण के भुगतान के लिए करना होता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जो आप ये 22 से 23 राज्य हैं, इनकी लिस्ट आप जो है कि डाल दीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। चूंकि मैं इसमें लिस्ट करता तो बड़ी सी लिस्ट आ जाती, तो इनका क्या करिएगा, आप जो राज्य इसमें बचे हुए हैं उनका नाम लिख लीजिएगा और सभी राज्यों का आपको पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों ने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड का निर्माण किया है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वह राज्य हैं जिन्होंने इस फंड में सर्वाधिक जो है कि पैसा जमा किया है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने यह कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से जिन राज्यों को अपने ऋण भुगतान में दिक्कत हो रही हो, वह अपने ऋण को चुकाने के लिए वह क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड बनाया है उसमें से ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। और वह क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उनको 100 रुपये का भुगतान करना है तो लगभग 45 रुपये क्या कर सकते हैं, इस फंड से ले सकते हैं। हालांकि इतना पैसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता, लेकिन आरबीआई ने यह कहा है कि उनको छूट दी है कि ठीक है, आपको ऋण जो आपको उसका तो भुगतान करना है, उसको तो हम लोग नहीं रोक सकते, लेकिन आपके पास अगर पैसे की कमी है तो जो आपको ऋण देना है, तो सभी राज्य क्या कर सकते हैं, अपने ऋण का 45% तक का भुगतान जो उन्होंने ये फंड बनाया है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, इसमें से ले सकते हैं। और इसमें लगभग मैंने बताया 1.3 लाख करोड़ रुपए क्या है इस समय जमा किए गए। अब इससे क्या होगा, राज्य सरकारों को अपने ऋण को लौटाने में जो परेशानी हो रही थी वह कम होगी। साथ ही साथ दूसरी चीज समझिए कि राज्य अगर अपने पास से पैसे दे देते और वह इस फंड का उन्होंने निर्माण पहले नहीं किया होता या फिर आरबीआई ने इस प्रकार की सुविधा नहीं दी होती, तो कोरोना वायरस के समय पर जबकि राज्यों के पास फंड कम आ रहे हैं, आने वाले समय में और क्या हो जाता, दिक्कत हो जाता। इसलिए यह कहा गया है कि आरबीआई ने कहा है कि आप इस चीज को लीजिए। अब देखिए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड क्या है, एकदम नया है, इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इसमें कुछ राज्यों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ने तो ठीक ठाक अमाउंट जमा किया है, लेकिन बाकी राज्यों ने, किसी ने 100 करोड़, किसी ने 500 करोड़ रुपए जमा किए, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो जो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, समीक्षक यह कह रहे हैं कि अब समय यह आ गया है कि इसके लिए भी हम क्या करें, एक प्रॉपर बिल लाकर सभी राज्यों से कहें कि इस प्रकार का फंड बनाया जाए और इस फंड का प्रयोग भविष्य में कोरोना वायरस से लेकर अन्य प्रकार की ऐसी कंडीशन आने पर प्रयोग किया जा सकता है। चूंकि इसमें 1 से लेकर 3% तक ही पूरे ऋण का आपको प्रत्येक माह जो है कि समय समय पर जमा करना होता है, तो यह पैसा पता भी नहीं चलता और बहुत बड़ी मात्रा में राज्य सरकारों का पैसा क्या होता है, जमा होता रहता है। आने वाले समय में देखना होगा क्या हमारी राज्य और केंद्र सरकारें अपने बिल पावर का प्रदर्शन करते हुए ऐसा करती हैं। समांतर राज्य सरकारें इसलिए ऐसा नहीं करती कि प्रत्येक 5 साल बाद क्या है, नई सरकार आती है। जब नई सरकार आती है तो वह क्या करते हैं कि अधिक से अधिक योजनाएं चालू करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हमने इतना काम किया, और इस चक्कर में उन्हें पैसे की हमेशा कमी रहती है और वह बिल्कुल भी कोई पैसा आने वाली रूलिंग पार्टी या दूसरी सरकार के लिए नहीं छोड़ते हैं। इस कारण से ये फंड बन नहीं पाता या बहुत मजबूत नहीं हो पाता। लेकिन समय की मांग है, देखना यह होगा राज्य सरकारें इसको कैसे समझती हैं, कैसे आगे लेकर बढ़ती हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।